नमस्कार छात्रों। हम सब जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझने का प्रयास करता है तथा समझता है। पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल कर अपनी जो भाव हैं उनका आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं क्योंकि वह अर्थपूर्ण होती है। भाषा अर्थपूर्ण कैसे बनती है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते ही हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, केरला में मलयालम तथा मध्य प्रदेश में हिंदी। इसी प्रकार देश विदेश में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी। ऐसी अरबी, फारसी, स्पेनिश, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा को चिन्हों के द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं और लिपि के लिए चिन्ह जो है निश्चित किए गए हैं। भाषा को चिन्हों के द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं और लिखने के लिए लिपि के जो चिन्ह हैं वह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि के नाम से जाने जाते हैं। वैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखने का जो ढंग होता है तथा तरीका जो होता है तथा पद्धति तथा रीति जो होती है उसे हम लिपि कह सकते हैं। हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी, मराठी, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं तथा उनकी लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। सोचो, यदि भाषा न होती तो क्या होता, क्या स्थिति होती। हम अपनी मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते और दूसरों की बातें हम तक कैसे पहुंचती, हम जानते कैसे। भाषा के बिना तो हम गूंगे हो जाते हैं। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। इसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है तथा व्याकरण के कारण ही भाषा समृद्ध होती है तथा बनती है। जिस प्रकार अगर मानो मनुष्य अगर भाषा है तो व्याकरण उसके रीढ़ की हड्डी है। इसलिए व्याकरण की पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण के बारे में प्राथमिक जानकारी लेंगे तथा कक्षा 10वीं में कौन सा व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, साल भर व्याकरण के किन हिस्सों की तथा विभागों की तथा भागों की हम पढ़ाई करने वाले हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए छात्रों, व्याकरण के एक एक हिस्से को जानने का प्रयास आज के इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम व्याकरण विभाग के पहले हिस्से में शब्द भेद की जानकारी लेंगे। शब्दों के भेद। सबसे पहला जो भेद है वह है विकारी शब्द, मतलब व्यय शब्द, जिसमें लिंग, वचन, काल के असर के कारण प्रभाव पड़ता है और वह परिवर्तित होता है, वो बदलता है। उसे विकारी तथा व्यय शब्द कहते हैं। मतलब उसमें लिंग, वचन और काल के कारण व्यय आता है, विकार आता है। दूसरा जो शब्द भेद है वह है अविकारी। विकारी के बिल्कुल विरुद्ध अविकारी। इसमें लिंग, वचन और काल के कारण तथा उसे असर के कारण, उसके प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे अव्यय, इसमें विकार नहीं आता, अविकारी ऐसा कहते हैं। चलिए, शब्दों के जो भेद है कौन कौन से हैं। सबसे पहले
दो भेद हमने जानने का प्रयास किया। अब विकारी शब्द के जो भेद हैं वो देखते हैं। विकारी शब्द चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दोहराता हूं, विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। के प्राथमिक रूप में हम व्याकरण के इन हिस्सों की जानकारी ले रहे हैं। साल भर में हमें किस प्रकार का व्याकरण पढ़ना है, ये इसका प्राथमिक रूप है। चलिए संज्ञा के बारे में, भेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा के भेद, सबसे पहला जो संज्ञा का भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद पांच, दोहराता हूं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यह पांच भेद है। संज्ञा जो कि विकारी शब्द है। दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम, उसके भी भेद है। ये सबसे पहला जो भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा और आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद दोहराता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम विकारी शब्द का दूसरा भेद है। तीसरा भेद क्रिया। विकारी शब्द तीसरा। क्रिया के भी भेद है, देखते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है सकर्मक क्रिया। दूसरा अकर्मक क्रिया। तीसरा जो भेद है वह है संयुक्त क्रिया। चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा भेद है सहायक क्रिया। देखिए क्रिया के भेद आपके सामने है: सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक। विकारी शब्द का अगला भेद, अगला और आखिरी चौथा भेद विशेषण। विशेषण के भी भेद है। देखिए चार भेद है विशेषण के। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण का भेद है परिमाणवाचक। यहां पर शब्द गौर से देखिए, परिमाण, परिमाणवाचक शब्द है, परिणामवाचक नहीं, परिमाण। तीसरा जो भेद है वह है संख्यावाचक सर्वनाम। चौथा भेद विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। मिलाकर चार भेद है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये विकारी शब्द के चार भेद थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार भेद विकारी शब्द के हमने देखे। अब हम चलते हैं अविकारी शब्दों की तरफ। अविकारी शब्द, इससे पहले हमने परिभाषा जानने का प्रयास किया। इसमें विकार नहीं आता। लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण, असर के कारण जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें विकारी तथा अव्ययी शब्द कहते हैं। चलिए अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय के भी चार भेद हैं। देखिए पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध सूचक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा और आखिरी है विस्मयादि बोधक अव्यय। इनकी भी विश्लेषण पूर्वक जानकारी आगे जाकर हम लेने वाले हैं। साल भर हम ये कौन कौन सा व्याकरण पढ़ने वाले हैं, ये इसका प्राथमिक स्वरूप हम देख रहे हैं। चलिए दोहराता हूं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के ये चार भेद है। मतलब हमने शब्द के जो दो भेद देखे थे, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द।
विकारी शब्द के क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, ये 4 भेद हमने देखे। और अविकारी जो शब्द है तथा अव्यय जो है उसके क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 भेद हमने देखे। अब चलते हैं क्रिया के काल की तरफ। क्रिया के काल, अब आपको तो पता ही है क्रिया के 3 मुख्य काल हैं तथा 3 मुख्य भेद हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है वर्तमान काल। दूसरा भेद क्रिया के काल का वह है भूतकाल। तीसरा भेद भविष्य काल। इन तीनों के फिर 3 उपभेद है, 3 प्रत्येक के, हर एक के। क्रिया के काल 3 मुख्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनके भी 3 भेद है हर एक के। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। आप वर्तमान काल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। देखिए वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 भेद हैं। पहला है सामान्य, दूसरा अपूर्ण और तीसरा है पूर्ण। भूतकाल के 3 भेद, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक वर्तमान काल की तरह। और भविष्य काल के भी 3 ही भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। लेकिन अध्ययन के लिए हमें सिर्फ एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल। तो हम साल भर जो जानकारी लेंगे सिर्फ सामान्य भविष्य काल। देखिए इससे पहले 5वीं से 9वीं तक आपने ये जो सारा व्याकरण का हिस्सा है उसकी जानकारी ली है। 10वीं में सिर्फ हमें आवृत्ति करनी है। ये सबसे पहले मैं प्राथमिक जानकारी आपको दे रहा हूं। आगे चलते हैं। संधि के भी 3 भेद हैं जो आप देख रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोहराता हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद हैं। आगे जाकर हमें वाक्य के भी भेद उनकी जानकारी लेनी है। वाक्य के मुख्यतः अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से 2 भेद आते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं वह कुल मिलाकर 6 भेद हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो भेद है वह है विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा भेद आज्ञार्थक वाक्य, 5वां है विस्मयार्थक वाक्य और 6ठा है संदेश सूचक वाक्य। ये दोहराता हूं मैं। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक और संदेश सूचक वाक्य। अब हम जाएंगे वाक्य के रचना की दृष्टि से कौन कौन से भेद आते हैं। चलिए रचना की दृष्टि से भी 3 भेद है। देखिए सबसे पहला जो भेद है वह है साधारण वाक्य, दूसरा भेद मिश्र वाक्य, तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। वाक्य के मूल मुख्य 2 भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हमने देखा कि 6 भेद आते हैं और रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। आगे हम कौन कौन सी जानकारी लेने वाले हैं ये व्याकरण के हिस्से में देखेंगे। सबसे पहले आगे जाकर हम मुहावरे, जो भी पाठ है, पद्य है, पद्य पाठ हो तथा गद्य पाठ हो, दोनों में से जहां पर भी कहीं मुहावरे होंगे उनका अध्ययन करेंगे, उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और वाक्य में प्रयोग भी करेंगे।
उसके बाद शुद्ध वाक्य करना तथा वाक्य शुद्ध करना के बारे में भी जानकारी लेंगे। सहायक क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के और सहायक क्रिया के बारे में भी जानकारी लेंगे। आगे जाकर है कारक चिन्ह। परीक्षा में इन सभी व्याकरण के हिस्सों को इतने अंक दिए जाएंगे, इसका भी हिसाब किताब हम आगे जाकर लगाने वाले हैं। विराम चिन्ह, इनका भी सब मुहावरे, वाक्य शुद्ध करना, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक चिन्ह और विराम चिन्ह, इन सभी का अध्ययन हम करने वाले हैं। व्याकरण के इस हिस्से की हमने जो जानकारी ली, साल भर के लिए कौन कौन सा हमें व्याकरण था, ये एक कटाक्ष में हमने देखा और जानने का तथा समझने का प्रयास किया कि हमें साल भर कौन सी और कैसी किस प्रकार की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विकारी शब्द के जो दो भेद हैं उसमें से विकारी और अविकारी, इसमें से विकारी शब्द की जानकारी लेते हैं। हमने इससे पहले जाना कि विकारी शब्द की 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन 4 भेदों में से पहले भेद की जानकारी हम लेते हैं, जो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानकारी लेते समय हमें उसकी परिभाषा भी जाननी है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था को संज्ञा कहते हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना एक नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा का कहते हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हमने इससे पहले देखा है कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। उसकी विश्लेषण पूर्वक जानकारी हम इसे आगे लेंगे। देखिए, 5 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यह कुल मिलाकर 5 भेद है। उसमें से पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी जरा जानकारी लेते हैं। उदाहरण के साथ देखते हैं। ताजमहल यमुना के किनारे है। अब इस वाक्य में ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है और यमुना विशेष नदी का नाम है। मतलब किसी विशेष नदी का और किसी विशेष महल का हमें बोध होता है। दूसरा वाक्य देखते हैं। हमने हिंदी में बातचीत की। हमने हिंदी में बातचीत की। अब इस वाक्य में ये जो रंगीन शब्द हैं, हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। ऐसे नहीं कहा है कि हमने भाषा में बातचीत की, हमने हिंदी भाषा में बातचीत की, हिंदी में बातचीत की, इसलिए हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। तीसरा वाक्य देखते हैं। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौटे। अब देखिए, यहाँ पर जो रंगीन शब्द है, चाहे वो ताजमहल हो, जगदीश चंद्र बसु हो, ये जो रंगीन शब्द है किसी न किसी विशेष व्यक्ति, इमारत, नदी या भाषा के नाम है। ऐसी विशेष संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि लाल किला, हिमालय, रामायण, भारत, गंगा, मदर टेरेसा वगैरह वगैरह, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप यूं जान लीजिए कि अपना खुद का नाम एक संज्ञा है, मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे अगला जो भेद है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी गरीब था। एक एक उदाहरण के साथ हम आगे जाएंगे। विद्यार्थी गरीब था,
प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी ही कहते हैं। देखिए, नदी पर्वत से निकलती है। अब हर नदी को नदी और हर पर्वत को पर्वत ही कहते हैं। सड़क चौड़ी है, प्रत्येक सड़क को सड़क ही कहते हैं। अब ये जो वाक्य है, इनमें देखिए लाल रंग से थोड़ा अलग शब्द दिखाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी, नदी, पर्वत, सड़क, ये जो शब्द है, ये रंगीन दिखाई दे रहे हैं आपको। ये संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। अब जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी है। गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, बच्चे, मकान, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। मतलब किसी एक जाति का, पूरे वर्ग का पता चलता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का पता नहीं चलता। गाय, ऐसा नहीं कहा है कि कपिला दूध देती है, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर गाय दूध देती है। यहाँ पर गाय, कपिला ने दूध दिया ऐसा नहीं, गाय ने दूध दिया तो गाय दूध देती है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर, इसलिए ये जाति का बोध कराती है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा जो भेद है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के साथ आगे चलते हैं। हमें अपने देश से प्रेम है। दूसरा वाक्य, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। तीसरा वाक्य, कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। अब यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द है, रंगीन संज्ञाएं जो है, चाहे वो प्रेम, प्रशंसा, बचपन, ये किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। ठीक है, हमें अपने देश से प्रेम है। प्रेम यह एक भाव है। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, प्रशंसा यह गुण है। और तीसरे वाक्य में बचपन, ये जो शब्द है, ये एक अवस्था है। भाव, गुण और अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें छू नहीं सकते, हम स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी जो संज्ञाएं होती है जिनको छू नहीं सकते, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी संज्ञाओं को, मतलब भाव, गुण, अवस्था आदि दर्शाने वाले संज्ञाओं को तथा उनका बोध कराने वाली संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या किसी गुण, भाव या दशा, मतलब अवस्था का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा तो देखिए, कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं हम। आश्चर्य, क्रोध, बुढ़ापा, प्यार, हंसी, अपमान, दुख, खुशी, ये किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण को दर्शाने वाले शब्द हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगले भेद की तरफ चलते हैं। अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। भीड़ तितर बितर हो गई, चींटियां परिवार में रहती है। तीसरा वाक्य, यह चाबियों का गुच्छा है। और देखिए यहां पर जो भीड़, परिवार, गुच्छा, ये जो रंगीन छपी जो संज्ञाएं हैं, किसी न किसी समूहों को सूचित करती है। समूह मतलब भीड़, परिवार तथा गुच्छा आदि के समूहों को सूचित करती है, इसीलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा अगर देखें तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं हम, जैसे कि दल, टोली, ढेर, सेना, सभा,
झुंड, भीड़, गड्डी, गिरोह, ऐसी जो संज्ञाएं हैं, ये समूह का बोध कराती है। इसीलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आखिरी जो भेद है संज्ञा का उसकी तरफ चलते हैं, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह पाजेब चांदी की है। दूसरा वाक्य, 2 किलो आटा बचा है। और तीसरा वाक्य, सरसों का तेल कितने रुपए किलो है। अब इन वाक्यों में जो चांदी, आटा, तेल, ये जो शब्द है ये संज्ञा शब्द ही है, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें नापना या तौलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थों को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब इन्हें हम सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल आदि। देखिए ये जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर विकारी शब्द का पहला जो भेद था संज्ञा वो खत्म हुआ है। इसके बाद हम अगले तासिका में तथा अगले वीडियो में हम सर्वनाम की तरफ जाएंगे। सर्वनाम के जो भेद हैं उनकी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। आप सभी ने व्याकरण की गौर से पढ़ाई की, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।